हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। तो आज हम लोग जीव विज्ञान के पहले चैप्टर की बात करेंगे। इसका नाम है जैव प्रक्रम। क्लास शुरू होने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी मित्र हैं, मित्रगण हैं या जो भी महिला मित्र जो भी हैं आपके, सबको अपना सबसे पहले ये वीडियो शेयर कीजिए। और आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर क्लास 10th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपके बोर्ड में 4 से 5 MCQ के क्वेश्चन रहेंगे और लघुतरीय के 2 क्वेश्चन और आपके डायग्राम भी एक आ सकते हैं, जिससे कि आपको 5 अंक मिलेगा। बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और हम लोग आपको इस पर सारा डिटेल करवाएंगे, साथ में आपको इसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो पहला चैप्टर है, नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम की बात करेंगे। जैव प्रक्रम समझने से पहले समझना पड़ेगा कि जैव की बात करें अर्थात जीव की, तो जीव को समझने के लिए समझना है सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। बचपन में हम लोग ने पढ़ा होगा कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं। तो सजीव में हम लोग समझते हैं कि जिसमें जान होता है। तो जान कैसे, तो बचपन में हम लोग को पढ़ाया जाता था कि जो सांस ले सके, जिसमें श्वसन मतलब जो श्वसन करें, पोषण खाना खाए, जिसकी लंबाई वृद्धि हो। जब जो भी हमने बचपन में पढ़ा था वो एकदम सही पढ़ा था, लेकिन हम लोग थोड़े बड़े हो चुके हैं तो हम लोग का बोलने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। निर्जीव हमने बचपन में पढ़ा था, कुर्सी टेबल ये सब क्या है, सब के सब निर्जीव है। वही मतलब जिसमें जो समय बदलने के साथ अपने शरीर में, अपनी स्थिति में कोई बदलाव ना करे तो वो निर्जीव है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं जैव प्रक्रम में हमने लिखा है सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। जीवों में संपन्न होने वाली जैविक क्रिया अर्थात श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ठीक है, शरीर में होने वाली गतियां आदि सजीव की पहचान है। गतियां का अर्थात क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर पेड़ पौधा में कोई गति नहीं करता है, जैसे मनुष्य गति कर रहा है, कोई अन्य जानवर है वो गति कर रहा है, लेकिन पेड़ पौधा क्या गति करता है? सामान्य रूप से देखेंगे तो पेड़ पौधा कोई गति नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि समय के साथ उनमें धीरे धीरे उनकी लंबाई बढ़ती है, उनमें फल होते हैं, फूल होते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो गति कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी तरह की आणविक गति जब जिसमें दिखाई देती है तो वो सजीव कहलाता है। आणविक गति भी आपको हम समझाएंगे आणविक गति क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग ये समझते हैं, एक तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सजीव की। सजीव हम लोग किसे बोलेंगे? जो श्वसन कर रहा है, परिवहन कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, चलते फिरते हैं, खाना खाते हैं, खाना पचाते भी तो हैं, ये सारा काम कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो, आप घर में बकरी पाल रखा है, बकरी भी करती है। बकरी देखो खाना खाती है, जाती है करने के लिए, और रात को एकदम बहुत सारा भेनाड़ी कर देती है, करती तो है। उसके बाद एक अपवाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, विषाणु अर्थात वायरस। अभी कोरोना वायरस आया था तो उस समय आप लोग देखे होंगे कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। क्यों बोला जाता है? कि वायरस जो है उसको हम लोग एक ऐसा सजीव है जो कि निर्जीव के श्रेणी में भी आता है, तो उसे अपवाद मानते हैं, क्योंकि जब तक वह किसी भी मनुष्य अथवा किसी भी जीव के संपर्क में नहीं आता है, जब तक वो खुले वातावरण में रहता है, वो निर्जीव के तरह रहता है। उसमें कोई गति नहीं होती है, उसमें सारे लक्षण जो होते हैं निर्जीव के होते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी सजीव घटक के साथ मिलता है, उसमें वो सारी क्रियान्वित शुरू हो जाते हैं जो एक सजीव में होता है, तो उसे अपवाद माना जाता है, एकलौता अपवाद माना जाता है वायरस को। ठीक है, जिसे हम लोग विषाणु कहते हैं। ठीक है, यह हमने बात करी थी, एक वर्ड यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, आणविक गति। ठीक है, सजीव में होने वाली सदृश्य तथा अदृश्य गतियाँ आणविक गति कहलाती हैं। अर्थात वह गति जिसको हम देख पाते हैं, एक वह गति जिसे हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन दोनों गतियाँ होती हैं। अब वह गति जैसे भी हम चल रहे हैं, अभी आपके सामने में इधर गए, फिर आपके सामने उस तरफ गए, तो ये क्या है? ये सदृश्य गति है, इसे आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक अदृश्य गति है। अदृश्य गति क्या है? जैसे मेरी लंबाई बढ़ना, ये भी एक अदृश्य गति है। इसको आप लगभग नहीं, आप इसको एक समय के अंतराल के बाद देखते हो। उसके अलावा शरीर में होने वाली कई और क्रियान्वित घटनाएं जो आप नहीं देख पाते हो। बहुत ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको आप नहीं देख पाते हो, लेकिन वो जीवित हैं, वो आपके वातावरण में रहते हैं, वो भी गति करते हैं। ठीक है, तो वो सारी गतियाँ आणविक गति कहलाती हैं और ये किसी सजीव के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
और ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको नोट्स बनवा दे रहा हूँ, नोट्स आप अच्छे से करो, फिर इसके अलावा इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे। एक बार आप लोग इस सबको लिख लो। चलिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमने लिखा है जैव प्रक्रम। तो अभी हमने बात करी सजीव और निर्जीव की, तो जो सजीव होंगे उन्हीं में जैव प्रक्रम होगा। तो अभी हमने बताया था जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, थोड़ा सा हिंट दिया। अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, यहाँ ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। अनुरक्षण का अर्थ क्या होता है, इसे समझने की ज़रूरत है कि अनुरक्षण का अर्थ क्या होता है। अनुरक्षण का मतलब सीधा सीधा समझते हैं, जैसे आप बचपन में जन्म लेते हैं, ठीक है, तो जन्म लेने से ही आपका अनुरक्षण, अर्थात आपसे जिससे कि आप में ग्रोथ हो, आप में बढ़ोतरी हो, आपके जीवन में आपकी जीवन प्रत्याशा बढ़े, वो सारा काम अनुरक्षण कहलाता है। जैसे आपको कभी कोई कहीं कटा छटा कहीं कुछ भी होता है तो तुरंत आप देखोगे शरीर में कुछ ऐसा, कोई तो ऐसा रहता है जो वापस वहाँ पे स्किन बना देता है। आपका कहीं कटा घाव हो गया, फिर वो घाव सूखता है, फिर वापस से स्किन हो जाता है, वो घाव खत्म हो जाता है। मतलब शरीर के अंदर कुछ तो ऐसा है जो इसके पीछे कार्य कर रहा है कि आपका शरीर जहाँ कटता छटता है उसको वापस बना देता है। आपने देखा होगा किसी का पैर टूट गया तो वो प्लास्टर करवा लेता है, फिर पैर जुड़ जाता है। मतलब ये सारा अनुरक्षण है। मतलब वो सारी क्रियाएं जिससे कि हमारा शरीर चलता है, ठीक है। हमने तो सीधा सीधा खाना खाया, पोषण भी अनुरक्षण है, क्योंकि पोषण कहाँ से आया, जैव प्रक्रम में एक क्रिया दिया जिसमें पोषण, देखो उसके नीचे हमने पोषण लिखा है, क्रिया पोषण खाया, खाना खाया। अब खाना का सारा पाचन तंत्र, वो सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंदर है। क्यों, ये सारी क्रियाएं हम कर रहे हैं कहाँ, अपने शरीर के अंदर कर रहे हैं। हम लोग को पता तो नहीं चल रहा है, हमने खाना खाया, रिलैक्स हो गया, मस्त। अभी सावन का समय चल रहा है, बोलने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मस्त चिकन मुर्गा दाब के खाता है लोग, एकदम रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। अब जैसे देखो कभी मीट खाया या मुर्गा खाया तो थोड़ा लंबा टाइम लगता है, क्योंकि उसको पचने में थोड़ा टाइम लगता है, कड़ा चीज़ होता है। लेकिन वही आप खिचड़ी खाओगे तुरंत पच जाएगा, हल्का होता है, ठीक ना। तो ये सारा पाचन क्रिया होता है, ये पाचन क्रिया जैव प्रक्रम के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो अनुरक्षण, इसमें पहले अनुरक्षण का पहला काम होता है पोषण, ठीक है। तो पोषण क्या होता है, पोषण मतलब अर्थात खाना, जो खाना हम खाते हैं, ठीक है, खाना खाना ही पोषण कहलाता है। अब खाना खाने की विधियां सब में अलग अलग होती हैं। यहाँ लिखा है वह विधि जिससे जीवों में पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हो, ठीक है। मतलब क्या हुआ, खाना खाते हो और खाना का उपयोग करते हो। अब खाना खाने का तरीका अलग है, ठीक है। आप खाना अलग तरीका से खाते हो, कुत्ता खाना अलग तरीका से खाता है, बकरी अलग तरह से खाती है। ये ध्यान दो, तुम कभी भी तुम देखो घोड़ा घास खाता है, ठीक है, लेकिन शेर की बात करें, चीता की बात करें, इन लोग का, या फिर कुत्ते की भी बात करें, ये लोग कभी आप तुमको ना कभी घास खाते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि इनका जो शरीर का पोषक, इनका जो शरीर का बनावट है, उस बनावट में कभी भी ये इन सब चीज़ों का दिया ही नहीं। उन लोग का शरीर ही बना है मांसाहार ग्रहण करने के लिए। हम लोग का शरीर देखो, हम लोग का दांत देखो, हम लोग का शरीर ही बना है जो सर्वाहार ग्रहण, अर्थात दोनों चीज़, वेज या नॉन वेज दोनों ग्रहण कर सकता है। लेकिन हम लोग कच्चा नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग का शरीर मूलतः जो है एक शाकाहारी का शरीर है, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा खाने लग गए हैं, तो ये जरूरी नहीं है। उसके अलावा बकरी का देखो, सबका दांत देखो कैसा होता है। इवन फिर तुम इसी के लिए कुत्ता का दांत देख लो, बिल्ली का दांत देख लो, ये सब का दांत देखो, तो दांत देख के पता चल जाएगा कौन जो वो मांसाहार के लिए बने हैं, कौन शाकाहार के लिए बने हैं। जो भी शाकाहार होंगे उनका सबका दांत एक बराबर होगा। मांसाहार के दांत निकला हुआ होगा, लंबा लंबा जैसा निकला हुआ होगा, ठीक है। लेकिन खाने के बाद होता क्या है, उसका उपयोग होता है। उपयोग कहाँ होता है, शक्ति अर्थात काम करने में। जैसे खाना खाए, शक्ति आया, काम किए। उसके अलावा कहीं शरीर में कटा छटा कुछ भी हुआ तो वहाँ पे WBC आ जाता है, वाइट ब्लड सेल कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो हमारे शरीर में बनता है और उसका काम होता है कि हमारे शरीर का रक्षण करना, ठीक है। उसके हमारे शरीर में खून होती है, रक्तिका होती हैं, वो बनती हैं, वो खाना से ही बनता है, ठीक है। तो पोषण करेंगे, पोषण का उपयोग करेंगे, क्योंकि पोषण से ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा ही ग्लूकोज का फॉर्म करके वो पूरे ब्लड में मिलता है और फिर वही धीरे धीरे हम सबके शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। तो पोषण हम लोग किए किस लिए, ऊर्जा प्राप्त करने की। ऊर्जा प्राप्त किए, अभी आपको पढ़ा रहे हैं। अभी जस्ट मेरी बहन खाना खिलाई, नहीं खिलाती तो फिर आपको पढ़ा नहीं पाते, ठीक ना। तो पोषण इम्पॉर्टेंट है अल्टीमेटली किस लिए, क्योंकि हम उसको पोषण ग्रहण करके उसका उपयोग करेंगे शारीरिक कार्य के लिए। भले आप जीव के लिए आप कुछ भी खाओ कि नहीं भाई चिकन ही खाना, मुर्गा ही खाना, मीट ही खाना,
लेकिन उसका एक ही उपयोग है, आपके टेस्ट के बाद, टेस्ट बर्ड के बाद आप नीचे जाओगे वहाँ कुछ पता नहीं चलेगा। जो भी खाओगे उससे ऊर्जा मिलेगा। ज़्यादा अच्छा चीज़ खाओगे अच्छा मिलेगा, पिज़्ज़ा तीज़ा लनफंद खाओगे तो नहीं मिलेगा, आपके ऊपर है। तो इसको नोट डाउन करो कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं और पोषण क्या है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे पोषण कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेंगे पोषण का क्या फ़ायदा है। ऐसे मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया पोषण का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। हम लोग करते हैं प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा कि आप बताइए पोषण के 2 फायदे बताइए। पहले तो आप बताओगे पोषण क्या होता है, ठीक है। अब पोषण क्यों आवश्यक है तो आपको बताना पड़ेगा, अच्छा पोषण इन कारणों से आवश्यक है। और ये होते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न में, आपके 2 नंबर के आते हैं, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चन भी जैसे इससे पहले भी आ सकता है क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया कि एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो कि सजीव भी है निर्जीव भी है। तो उसका बाद आपके पास विषाणु, वायरस, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज़ को आप नोट करो, फिर हम लोग बात करते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं तथा पोषण क्यों आवश्यक है तथा कितने प्रकार के होते हैं। इसको नोट डाउन करो। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है पोषक क्यों आवश्यक है। तो पोषक इसलिए आवश्यक है, देखिए इसका पहला रीजन, यहाँ दो आपको कारण बताए गए हैं। ये 2 कारण, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा तो ये 2 कारण आपको लिखना आवश्यक है। पहले आप ये लिख देना, आपको शुरुआत अच्छे से करना, पहले ये लिखना कि पोषण होता क्या है, उसके बाद पोषण क्यों आवश्यक है। ये 2 लाइन लिख सकते हो आप, इसमें एक लाइन इसको बढ़ा के भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अर्थात जीवन, जो हमारा जीवन है, ये क्रमतः लगातार चल रहा है, ये रुकता नहीं है। जब रुकता है तो इंसान ऊपर निकल लेता है, तो ये रुकना नहीं चाहिए। आप जब सो जाते हो तो भी ये क्रियाएं चलते रहती हैं। इसी के लिए वो सारी क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। इसके लिए पोषण आवश्यक है, क्योंकि हम खाना खाएंगे तभी तो पोषण मिलेगा, तभी तो हम क्रिया कर पाएंगे। तो हर एक क्रिया के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। दूसरा, शरीर की वृद्धि, खाना खाओगे अच्छे से, अच्छा खाना खाओगे, लंबाई अच्छे से बढ़ेगा, ठीक है। टूटे फूटे ऊतकों, अर्थात कहीं कट छट गया, कुछ हो गया, ठीक है, उसको मरम्मत करता है। आप देखो धीरे धीरे वहाँ पे पहले फटता है, घाव होता है, फिर वो सूख जाता है, तो वो क्यों, उसका मरम्मत करता है। मरम्मत क्यों करता है, पोषण से ही मरम्मत होता है। पोषण से हम लोग अच्छा विटामिन अपने अंदर लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। उन सब से क्या होता है, शरीर में क्षमता आती है और वही शरीर आगे चल के ऊतकों को मदद करता है कि वो वापस से रिपेयर हो पाए, अपने आप को ठीक कर पाए, ठीक है। उससे क्या होता है, जीव द्रव्य का निर्माण हमारे शरीर में होता है, जिससे कि हम अपने शरीर को वापस से ठीक कर पाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पोषण कितने तरह का होता है। अभी हमने लिखा है पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण को ही इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक्स। ऑटो मतलब होता है जो खुद से, ट्रॉपिक्स, ठीक है, जो अपना भोजन खुद से बनाए, वो ऑटोट्रॉपिक्स होता है, अर्थात स्वपोषण। यहाँ लिखा है ना स्व मतलब स्वयं, ठीक है। परपोषण, पर मतलब होता है दूसरे पर, परपोषण वह पोषण जो दूसरे पर आधारित हो। अब हम लोग समझेंगे स्वपोषण क्या होता है, ठीक है। स्वपोषण जो अपना खाना स्वयं बनाता है, जैसे कि पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि उनको खाना बनाने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। जैसे आपको खाना खाना है, तो आप खाना खाने के लिए क्या करोगे, हालांकि मम्मी पे निर्भर हो, लेकिन मम्मी भी तो खाना कहीं से बनाती होगी। आप लोग जो भी खाते हो, चलो रोटी खाते हो, रोटी के लिए गेहूँ कहाँ से आता है, पेड़ पौधे से आता है। आप लोग खाते हो दाल, पेड़ पौधे से आता है। आप लोग खाते हो चावल, पेड़ पौधे से आता है। आप लोग खाते हो मछली, क्या दूसरा जीव हो गया, चिकन दूसरा जीव हो गया, मीट दूसरा जीव हो गया। चूहा बिल्ली भी खाते हो जी, खाते हो तो वो भी तो कहीं और ही है, ठीक है। तो जो भी खा रहे हो वो आपका खुद का नहीं है। लेकिन पेड़ पौधे की बात करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके लिए वो सिर्फ वो जो हमारे वातावरण में जो उपस्थित हैं उनका उपयोग करते हैं। जैसे प्रकाश की किरणें का उपयोग करेंगे। वो वातावरण में मौजूद CO2 उसका प्रयोग करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वातावरण में उपस्थित है उसका प्रयोग करेंगे। जल जो कि हमारे वातावरण में उपस्थित है उसका उपयोग करेंगे। वो ज़मीन से कुछ खनिज लवण का अपने ग्रहण करते हैं अपने शरीर में, वो भी क्या करते हैं, वातावरण से ही ग्रहण कर रहे हैं, ठीक ना। ये सारी क्रियाएं वो सब कुछ वो वातावरण से ही वो क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं,
ठीक है, और उससे वो क्या करते हैं, भोजन, अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि वो भोजन कैसे बनाते हैं। साथ में एक और तत्व है जो उनका मदद करता है, वो है क्लोरोफिल। ठीक है, वो क्लोरोफिल पत्ते के अंदर मौजूद होता है, जिसके कारण पत्ते का कलर हरा होता है, नहीं तो उसका कलर हरा ही नहीं होगा। और वो उसको मदद करता है किस में, प्रकाश संश्लेषण, अपना खाना बनाने में। जैसे आपको खाना बनाने में कढ़ाई, कुकर, लंदफन सब कुछ लगता है, उनको ये सब नहीं लगता है, उनका सिंपल सा फंडा है। ठीक है, और अच्छा खाना बनाना है वो भी, और वो अपना खाना बनाने में हम लोग को ज़िंदा रखते हैं, क्योंकि वो जो उत्सर्जित करते हैं, जो निकालते हैं, वो ऑक्सीजन होता है, और वही ऑक्सीजन के बदौलत हम लोग जिंदा हैं। अगर पेड़ पौधा खाना नहीं बनाए तो हम लोग तो गलट जाएं। इसी के लिए बोलता है पेड़ मत काटो, क्योंकि पेड़ जितना खाना बनाएगा अपना दिन अच्छा रहेगा। रात के समय पेड़ भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रात के समय वो भोजन नहीं बनाता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें उपस्थित नहीं होती हैं। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ पोषण के तरह। मैंने आपको बता दिया पोषण 2 तरह के होते हैं। अब मैं आपको स्वपोषण के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए। हम लोग बात करते हैं स्वपोषण की। स्वपोषण किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हों, क्या क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो संश्लेषण करें अपने भोजन का स्वयं, बिना किसी अन्य जीव के सहायता के, तो वह स्वपोषी कहलाते हैं। स्वयं पोषण, खाना बनाना। ठीक है, स्वपोषी। देखिए, एक मैंने आपके सामने बड़ा सुंदर डायग्राम बनाया है। अगर प्रश्न आएगा लघुत्तरीय तो ये पूरा साथ में ये फोटो भी बना दोगे, मस्त नंबर मिलेगा बोर्ड में, तो बहुत खुश हो जाओगे। मतलब समझ लो तुम्हारा ये पेपर दिख गया तो 2-4 क्वेश्चन और जोगा लगेगा कि नहीं, टीचर बोलेगा कि लड़का लगता है सही बना रहा है, सही ट्रैक पर है, तो नंबर देगा। ठीक है, एक छोटा सा पत्ती बनाया, देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ मौजूद रहता है? क्लोरोफिल रहता है पत्ते के अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, जिसके कारण पत्ती का कलर हरा होता है। ये बात याद कर लीजिए, और ये आपके MCQ में आता है, पत्ते का कलर हरा क्यों होता है। ठीक है, तो पत्ते में मौजूद होता है क्लोरोफिल। जल, दूसरा बात करते हैं जल। तो जल देखिए कहाँ से ला रहा है, मिट्टी से। जाइलम एक उत्तक है जो कि शरीर के नीचे जड़ जो होता है वहाँ से ऊपर तक पानी को लाने में मदद करता है, वो काम करता है जाइलम का। तो ये कहाँ से लाता है, किसके मदद से? बाल्टी बाल्टी करके जाइलम जो है वो पहुँचाता है पत्ते तक। बाल्टी मतलब उसके पास सच में नहीं होता है, नहीं लिख देना कि बाल्टी बाल्टी उठा के लेके जाता है। ठीक है, मतलब जाइलम उत्तक की सहायता से वो क्या करते हैं, जल तथा खनिज लवण को पत्तों तक पहुँचाते हैं। उसके बाद इससे बनता क्या है? इससे बनता है ग्लूकोज। ठीक है, जब खाना ये दोनों मिल गया, ये सब मिल गया, और साथ में देखिए यहाँ पे क्या, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश इसके पास जा रहा है, वायु से CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। तो ये सब जाने के बाद पत्ते के पास सब कुछ आ गया, तो पत्ता क्या बनाएगा? पत्ता बनाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज को ही कहते हैं एनर्जी। नहीं देखते तो बचपन आता है ग्लूकोज पावर ऑफ एनर्जी, जो वो रियल ग्लूकोज नहीं होता है। रियल ग्लूकोज होता है जो शरीर बनाती है। ठीक है, ATP कहते हैं हम लोग, आगे चल के पढ़ाएंगे आपको ATP क्या होता है। ठीक है, तो ATP मोटा मोटी समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ग्लूकोज बनाती है। ठीक है, ग्लूकोज के साथ क्या बनाती है? ऑक्सीजन। ठीक है, और ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ये ऑक्सीजन जो है वायु में मुक्त होता है। और जो खाना ये जो ग्लूकोज बनाई है, यही क्या करती है, पौधों के विभिन्न भागों, मतलब सब में, जिंदा एक पत्ती बना रही है, सब पत्ती मिलकर जड़ में, तना तो बेचारा कुछ नहीं, उसके पास पत्ती नहीं तो क्या मर जाएगा? सब तो एक ही शरीर है। तो क्या करती है, पौधों के सब भाग में पहुंचाती है। किसकी मदद से? फ्लोएम के मदद से। फ्लोएम, 2 भाई, जाइलम और फ्लोएम। एक भाई क्या करता है, पहला मदद करता है खाना बनाने में, दूसरा भाई मदद करता है खाना को पहुंचाने में। तो ये दोनों डिलीवरी बॉय है, जोमेटो वाला। ठीक है, एक खाना लाता है, खाना, एक ब्लिंकिट वाला काम करता है, एक जोमेटो वाला काम करता है। ब्लिंकिट वाला सामान लाता है और जोमेटो वाला क्या करता है, सामान, खाना को पहुंचाता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये सारा बात हो गया। इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे कि स्वपोषण क्या होता है। एक मस्त सा डायग्राम बना दिया 3 नंबर के लिए, ये रख लो इसको, और इसको अच्छे से नोट करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, पहले नोट करो इसको। इधर जरा ध्यान दीजिए। हमने बात करा था अभी कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, तो उसको जरा मैंने नोट करवा दिया।
इसलिए क्योंकि आपको ये 5 नंबर के प्रश्न भी बन सकते हैं, उसमें भी आप लोग वो जो मैंने आपको एक अभी डायग्राम बना के दिखाया था पत्ती का था, मैंने उसमें जो लिखा था, तो पहले आप ये लिख के आप उसको लिख सकते हो। ये एक संश्लेषित ये उसका एक अभिक्रिया है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो है आपको लिखना था, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये यहाँ पे एक चीज़ रख गया, मैं इसको लिख देता हूँ सूर्य प्रकाश। ठीक है, और यहाँ नीचे जाएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है पौधे अपना भोजन प्रकाश की ऊर्जा, पहले क्या है प्रकाश की ऊर्जा, पहला पॉइंट। दूसरा, वातावरण में क्या उपस्थित, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल, खनिज लवण, आप इसको नहीं भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्लोरोफिल जो पत्ते में विद्यमान होता है। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को नोट करा दिया है। ठीक है, उसकी सहायता से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, मतलब क्या, CO2 जल, खनिज लवण, क्लोरोफिल, कहाँ, जो पत्ते में विद्यमान होता है, उसकी सहायता से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, इस क्रिया में क्या मुक्त होता है, O2 ऑक्सीजन मुक्त होता है, जिसको कि हम लोग लेते हैं। ऑक्सीजन को कभी भी सीधा नहीं लिखते हैं, अकेला सिर्फ वो नहीं लिखते हैं, O2 लिखते हैं। उसका रीज़न आप 11th-12th में जाओगे तब पढ़ोगे। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो एक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आप ये देखोगे कि अरे यहाँ 6, यहाँ 12, ये क्या लिख दिए सर, फिर ये क्या है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये जो किया गया है उसको बैलेंस किया गया है। आप लोग जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ोगे वहाँ पे आपने बैलेंस में करने आपको सिखाऊंगा। ठीक है, वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है किसी अभिक्रिया को। ठीक है, तो ये बैलेंस करने के लिए, ताकि दोनों तरफ अणुओं की संख्या सामान्य हो। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पानी है, कहाँ साथ में सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिला। ये जो फॉर्मूला है C6H12O6, ये है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये वाटर। तो अभिक्रिया के बाद क्या बना, ग्लूकोज, जिसको कि वो अपने यूज़ किया, साथ में ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए वातावरण में छोड़ दिया, और पानी, इसको कि क्या करता है, वाष्पीकरण के जरिए पौधे में एक पत्ती में स्टोमाटा होता है, उसी स्टोमाटा पोर होता है, उसको वो खोलता है और सारे जो पानी जो बच जाता है उसको वाष्पोत्सर्जन कर देता है, हवा में छोड़ देता है पत्ती। ठीक है, पत्ता में एक बंद खोलने वाला एक खास तरह का एक छिद्र होता है, मैं आपको दिखाऊंगा बना के, उसको क्या बोलते हैं, उसको आप स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक ना, वो स्टोमाटा से जब पानी बच गया तो उसको क्या करेगा, वातावरण में छोड़ देगा। ठीक है, तो ये वातावरण में छोड़ देता है, ये हम लोग को दे देता है, और ये वो खुद उपयोग करता है। ठीक ना, खुद उपयोग करता है, जिससे कि उसको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण रहा, ये इसकी अभिक्रिया रही, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है मैंने आपको जैसे बताया, आपको याद रहना चाहिए, ये जरूर से याद करना, C6H12O6, ये 6, ये 6, बीच में 6 दूनी 12, ऐसे याद करो, 6 छक्का 12, फिर 6 12 6। ठीक है, CHO, बस इतना आसान है। बाकी तो इधर O2 H2O, इधर CO2 H2O तो कॉमन है भाई। फिर CO2 क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हम लोग तो जानते ही हैं कि जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। क्यों लेगा, क्लोरोफिल, और सूर्य का प्रकाश ये रहना ही रहना है, तो इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, नोट डाउन करो, इधर ध्यान दीजिएगा। अब अभी हमने बात करा था स्टोमाटा का, कि कैसे अत्यधिक जल बच जाने को पत्ती अपने शरीर से उस जल का वाष्पोत्सर्जन कर देती है, वो अंग का नाम स्टोमाटा है। ये मैंने आपके सामने फिगर बनाया है, क्योंकि ये सब आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक स्टोमाटा का फिगर है, ये खुला स्टोमाटा का, आप अगर अपने बुक में चेक करोगे, अपने किताब में, वहाँ पे खुला और बंद दोनों का बना होगा, मैंने खुला का बना दिया, बाकी आप दोनों बुक में देख सकते हो। ठीक है, इसके बीच में जो है ये खुला का पहचान है। ये बाहर की जो है ये बाह्य कोशिकाएं हैं, इसको एपिडर्मल कोशिकाएं बोलती है। एपी मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो बाह्य कोशिका है। ये जो है, ये जो छोटी छोटी जो दिख रही है, यही क्लोरोफिल है, जिसको कि पर्णहरित भी बोलते हैं। ठीक है, ये बीच वाला। और ये जो है ना, जो इसको गार्ड, जो खोलने और बंद का काम करता है, वो कहलाते हैं रक्षक कोशिकाएं। ठीक है, वो रक्षक का काम करते हैं, वो खोलने और बंद करने का दोनों काम वो करते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रक्षक कोशिका। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो फिगर है ये स्टोमाटा का है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य क्या होता है, लिखा हुआ स्टोमाटा द्वारा ही सूर्य की ऊर्जा तथा वातावरण में मौजूद CO2 को पौधे अपने शरीर के अंदर लेते हैं।
ठीक है। एक तो क्या लिया, एक तो लिया सूर्य का प्रकाश, दूसरा CO2। क्यों लेता है? क्योंकि इसके द्वारा ही वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या करता है, पहले तो बनाया, उसके बाद इसी स्टोमाटा के द्वारा वो वातावरण में O2 को मुक्त करता है। ठीक है, साथ साथ क्या लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण के पश्चात पौधों में बचे जल को, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो जल जो पानी एक्स्ट्रा बच गया, हम लोग तो पानी पीते हैं तो हम लोग पानी को मूत्र की तरह त्याग देते हैं, उसी तरह पौधा कैसे त्यागेगा? तो पौधा क्या करता है, स्टोमाटा को खोलता है और वाष्पोत्सर्जन कर देता है, मतलब जो बचा हुआ जल है उसको ऊपर ले जाता है। सूर्य से क्या होता है, वो पानी में, हवा में उड़ जाता है, वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, तो उसकी सहायता से वो क्या करता है, अपने शरीर में, उसके पौधे के शरीर में जो ज़्यादा मात्रा में जल बचती है उसको वो वातावरण में मुक्त कर देता है। ठीक है, ये जो हम अभी पढ़े ये था स्वपोषण के बारे में, स्वपोषी के बारे में। अब हम लोग जो अगले क्लास में पढ़ेंगे वो रहेगा परपोषण, परपोषी के बारे में। उसमें हम लोग पढ़ेंगे परपोषण क्या होता है, परपोषण कितने तरह का होता है, उसमें हम लोग ये जानेंगे मनुष्य में कौन तरह का परपोषण होता है। ठीक है, कि उसके हम लोग समझेंगे कि कैसे एक तरह से हम और अमीबा में कोई तो एक समानता है, वो समानता क्या है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सबको शेयर करें। ठीक है, तुम भी पढ़ो, अपने दोस्त को भी पढ़ाओ। ठीक है, थोड़ा निखिल सर का भी प्रमोशन करवाओ। ठीक ना, थोड़ा सा बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे परपोषण की। चलो, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।